जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 12th में जो फिजिक्स में हम लोग अनसॉल्व की तैयारी कर रहे हैं। इसमें हम लोग 2024 सेट को कर रहे हैं, सेट 6 करेंगे और 346 कोड है। कोड आपके में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग एफएक्स को देख लेना। आज जो है हम लोग एफएक्स सेट को करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी स्किप के। वीडियो को एट लास्ट तक देखते रहिए। इसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या है समझना। पहला क्वेश्चन क्या है, लेंस मेकर 1/f बराबर n-1 फिर ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2 जो कि लेंस मेकर का फार्मूला है। ठीक है, जो कि लेंस मेकर का फार्मूला है। कौन सी फोकस दूरी प्रयुक्त होती है? तो ध्यान रखना, लेंस मेकर में हमेशा द्वितीय फोकस दूरी प्रयुक्त होती है। कौन सी फोकस दूरी प्रयुक्त होती है? द्वितीय फोकस दूरी। ऑप्शन नंबर पहला सदैव प्रथम, सदैव द्वितीय, प्रथम व द्वितीय कोई भी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही करेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर 2 को करेक्ट कर लेंगे, यानी द्वितीय फोकस दूरी। ठीक है, इसके बाद एन टाइप अर्धचालक की प्रकृति कैसी होती है? अब ये मत करना एन का मतलब नेगेटिव, पी का मतलब पॉजिटिव। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन एन टाइप की जो प्रकृति के बारे में उन्होंने पूछा है, जो कि उदासीन है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो अब पी टाइप में हम लोग पॉजिटिव रखते हैं, एन टाइप को नेगेटिव रखते हैं, लेकिन जब उसको पश्च दिशिक बायस या अग्रदिशिक बायस बनाते हैं तब। लेकिन एन टाइप की प्रकृति कैसी होती है? तो उदासीन होती है। मतलब हमारे पास पहला ऑप्शन ऋणात्मक, द्वितीय धनात्मक, तृतीय उदासीन, तृतीय ऑप्शन सही है, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। एक के गा में है नाभिकीय अभिक्रिया 7n14 प्लस 0n1 और 6c14 में पी क्या है? पी प्रोटॉन है, पी न्यूट्रॉन है, पी अल्फा कण है, पी इलेक्ट्रॉन है। तो सिंपल है कि पी जो है वो क्या है, इन्होंने ये पूछा है पी क्या है। प्रोटॉन है? नहीं। न्यूट्रॉन है? जी। तो पी क्या है? न्यूट्रॉन है। क्वेश्चन नंबर, इसी को देख लो एक के गा में। तो इस प्रकार से हमारे पास है क्या है कि 7n14, 7n14 नहीं 15 प्लस 0n1, 0n1 रिएक्शन के बाद है 6c14। ठीक है, और प्लस पी, मतलब हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर इसकी देखो, ये परमाणु क्रमांक है, ये द्रव्यमान संख्या है, इसमें 15 और 1 16 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर P के जगह पर, इस P के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? इस P के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? तो समझना, मान लो कि जो भी तत्व है, यहाँ पर जो भी तत्व है, उस तत्व में 15 और 1 क्या लिखेंगे? 16, और 7 और 0 7, तो यहाँ पर 6 है। तो फिर यहाँ पर फिर से एक बार समझना, तो फिर यहाँ पर हम लोग 8 करेंगे, 8 दूनी 16, मतलब ये जेड है, ये ऑक्सीजन है। और यहाँ पर अगर 15 और 1 16 करेंगे तो 7, तो 6, तो फिर यहाँ पर 1 होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? 1। फिर से एक बार समझना, फिर से एक बार समझना, अच्छे से समझना। अब इतना तो समझ गए हो ना? यहाँ पर 15 और 1 16 14 ऑलरेडी है, तो इस तत्व को हम एक्स लिख रहे हैं। और 14 है तो मतलब यहाँ पर 2 है, और 6 और 7 और 0 7 और 6 बचा 1, तो 1, तो 1x2, मतलब ये जो x है ये 1 होता है h का, और ये हो गया 2, तो 1h1 अगर लिखेंगे, मतलब 1h2 को हम लोग क्या कहते हैं? इसे ड्यूट्रॉन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे कहते हैं ड्यूट्रॉन। फिर से एक बार समझ लो, कोई जल्दी नहीं है। 15 और 1 16, 14 है तो 2 लिखेंगे तभी तो 16 हो जाएगी इसमें। 7 और 0 7, 6 है मतलब 1, तो ये 1h2 जो कि ड्यूट्रॉन है। 1h2 मतलब ड्यूट्रॉन है, मतलब ऑप्शन नंबर हमारे पास 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 में घा में है 5 समान प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, हम लोग 1 का घा करेंगे। तो लिखना इसे उत्तर 1 और घा, उत्तर 1 और घा।
एक के घा में देखो हमारे पास है 5 समान प्रतिरोध, मतलब पांचों के पांचों प्रतिरोध बराबर है, तो हम लोग कहेंगे कि जो R1 है, जो R2 है, जो R3 है, जो R4 है, उस सभी R5 जो है, उस सभी के सभी प्रतिरोध आपस में बराबर है और इन्हें समांतर क्रम में प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 है। मतलब समांतर क्रम, सबसे पहले समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इसे हम R कह रहे हैं, सभी ये R के बराबर है, ठीक है। तो R1 बराबर समांतर क्रम में 5R और इसके बाद 1/R2 बराबर 5/R लिखेंगे। अब ये समझ में आया ना, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/5 बार, तो 5/R घात बराबर है ना, सॉरी हर बराबर है ना। फिर यदि R1 बराबर ये दिया गया हमारे पास, यदि R1 बराबर NR2, NR2 तो N संभाव्य है, R1 की जगह लिखेंगे हम लोग 5R बराबर N, R2 की जगह 5/R2 R, यही तो है। R1 जो है समांतर क्रम में है और श्रेणी क्रम में है और R2 समांतर क्रम में, ठीक है। अब हम लोग रुक जाओ, इसे उल्टा करेंगे तो R2 बराबर लिखेंगे R/5, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे R/5, R से R कैंसिल, ये हुआ 25, तो N बराबर हम लोग कहेंगे 25। मतलब ऑप्शन हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास तीसरा, ठीक, 25। क्लियर। अब देखो निम्नलिखित में वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है वोल्ट इंटू मीटर, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। यदि अमीटर तथा मिली अमीटर का प्रतिरोध X1 तथा X2 हो तो पहले है X इज ग्रेटर देन X2, X1 X2 के बराबर है, X1 X2 से कम है। तो भाई देखो, एक अमीटर है और एक मिली अमीटर है, तो अमीटर जो है वो X1 है और जो मिली अमीटर है वो X2 है। तो भाई सिंपल है कि अमीटर जो है मिली अमीटर मतलब वो माइक्रोमीटर, मतलब वो सूक्ष्म धारा को भी नाप सकता है वो, मतलब हम लोग कहेंगे जो X2 है वो अधिक है, X1 जो है मतलब X1 इज लेस देन X2। तीसरा ऑप्शन सही करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के काम में है विद्युत शक्ति के SI तथा MKS पद्धति के बीच संबंध है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का, तो हम लोग क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे 2 और हम लोग लिखेंगे का। 2 के का में हमारे पास विद्युत शक्ति के SI तथा MKS मात्रक के बीच संबंध। अब विद्युत जो हम लोग कहेंगे कि विद्युत शक्ति के SI मात्रक, तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे शक्ति का SI मात्रक जो है, शक्ति का SI मात्रक, तो हम लोग कहेंगे शक्ति का SI मात्रक, इंटरनेशनल सिस्टम इसे कहते हैं। SI मात्रक क्या है, शक्ति को सामान्यतः P से दर्शाते हैं, दर्शा नहीं रहे, ठीक है, जो कि हमारे पास वाट है और वाट जो है ये जूल प्रति सेकेंड के बराबर कर सकते हैं, यानी वाट किसके बराबर है, जूल प्रति सेकेंड के, ठीक, ये तो मात्रक है। और MKS पद्धति में तो हम लोग कहेंगे MKS पद्धति में, MKS पद्धति किसे कहते हैं, देखो जिसमें हम लोग लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में नापेंगे, उसको MKS पद्धति कहते हैं, जो कि न्यूटन इंटू मीटर। अच्छा, इन्होंने यही तो पूछा था, दोनों समझ गए, हाँ, न्यूटन इंटू मीटर प्रति सेकेंड। अब दोनों में संबंध क्या है, यहां पर ना आप लोग थोड़ा समझना,
कि हम ना इसी न्यूटन को भी ना एसआई मात्रक में चेंज करेंगे। मतलब हम कहेंगे कि न्यूटन जो है, न्यूटन को हम लोग जब एसआई मात्रक में चेंज करेंगे तो न्यूटन को एसआई मात्रक में कैसे चेंज करेंगे? तो इसे लिखेंगे हम लोग किलोग्राम, ठीक, न्यूटन को किलोग्राम और बटे इस न्यूटन को लिख रहे हैं हम, ठीक है, मीटर और किलोग्राम मीटर इनटू सेकेंड, ठीक। रुक जाओ, एक बार थोड़ा सा और समझ लो आप लोग। ये हुआ हमारे पास यहां पर न्यूटन को हम लोग जब चेंज करेंगे तो न्यूटन हुआ हमारे पास किलोग्राम इनटू मीटर ऑलरेडी है, इनटू मीटर ऑलरेडी है, प्रति ये हुआ हमारे पास सेकेंड, भाई समय का मात्रक सेकेंड, और प्रति ये हुआ मीटर, और पूरे के बटे ये हुआ सेकेंड। फिर से एक बार, न्यूटन को हमने किस में चेंज, ये मीटर जो है ये ऑलरेडी ये मीटर है, और ये हुआ आपके पास किलोग्राम प्रति सेकेंड प्रति मीटर। मतलब इस मीटर को जो है यहाँ पर ना लिखकर हम लोग इसी को इसके गुणा में पहुंचा देंगे तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। बस वो दिखाने में दिखाया था हमने, बस दिखाना था इसमें। तो ये हुआ हमारे पास, और ये इसके गुणा में ले जाओ इसको, तो लिखेंगे हम लोग किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। या तो फिर इसको ये भी कर सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और इसे सेकेंड की घात -2 भी कर सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, ये दोनों ही हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो हम लोग करेंगे उत्तर आगे कौन सा देख लेते हैं। तो हम लोग करेंगे अब उत्तर दूसरे खा में है, धारावाही चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है और क्यों उत्पन्न होता है? तो उत्तर दूसरे का खा, उत्तर दूसरे का खा में है, इन्होंने कहा है एक धारावाही चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक। तो जैसे मान लो कि ये कोई एक धारावाही चालक है ये, और इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र, जब इसमें से कोई धारा प्रवाहित होती है तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है धारा गतिमान होने के कारण। कौन सा चुंबकीय क्षेत्र? हम लोग कहेंगे त्रिज चुंबकीय क्षेत्र, यानी सकेंद्र रूप से उत्पन्न होता है। तो हम लोग कहेंगे त्रिज चुंबकीय क्षेत्र सकेंद्री रूप से उत्पन्न होता है। मतलब हम लोग कहेंगे कि कोई भी चालक हो उसमें अगर धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। इसके बाद है कि क्वेश्चन नंबर 1 के गा में है, एप्सिलॉन नॉट तथा म्यू नॉट क्रमशः निर्वात की विद्युतशीलता और चुंबकशीलता को प्रदर्शित करे। तो 1/√, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट किस भौतिक राशि को प्रदर्शित करेगी? मतलब हम लोग कहेंगे उत्तर 2 और गा, उत्तर 2 करेंगे और गा करेंगे। देखो यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है समझना, जो एप्सिलॉन नॉट है ये विद्युतशीलता है निर्वात की, तो जो एप्सिलॉन नॉट है ये निर्वात की क्या है? ये विद्युतशीलता है। और जो एप्सिलॉन नॉट है और एक क्या है? म्यू नॉट है, ये निर्वात की चुंबकीयशीलता है। जो म्यू नॉट है ये निर्वात की चुंबकीय शीलता है।
क्या है, निर्वात की चुंबकीयशीलता है। तो फिर ये जो आपको बता दे, ये जो 1/√, एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट है, ये जो है ये किसके बराबर होता है, ये सी के बराबर होता है। और सी जो है ये क्या है, सी जो है हम लोग कहेंगे जहां सी जो है ये क्या है, प्रकाश की चाल है। और प्रकाश की चालें क्या होती है, 3 × 10⁸ ठीक है, पीछे के साइड में पढ़ भी चुके हो आप लोग, कई बार पूछ चुका है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे, घ नंबर है, प्रकाश किरण तथा तरंगाग्र में क्या संबंध होता है। ठीक है, उत्तर दूसरे घ, प्रकाश किरण किसे कहते हैं, जब प्रकाश के, देखो जब प्रकाश, सूर्य का प्रकाश है, प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में भी गमन कर सकता है, उसकी एक रेखा को किरण कहते हैं। प्रकाश से कई रेखाएं निकलती है, उससे उत्पन्न एक रेखा को उसे किरण कहते हैं। और इसके बाद तरंगाग्र किसे कहते हैं, तरंगाग्र तो पूछा, हाँ तरंगाग्र किसे कहते हैं, तरंगों का आगे की ओर संचरित होना, आगे की ओर बढ़ना, उसे तरंगाग्र कहते हैं। यानी प्रकाश प्रकाश जो है वो तरंगों के रूप में आगे की ओर अगर संचरित होता है तो उसे तरंगाग्र कहते हैं। प्रकाश जो है अगर कणों के रूप में आगे की ओर संचरित होता है तो उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। इसी के बीच हाइगेंस और न्यूटन जी के काफी चर्चाएं हुई, जिसमें निष्कर्ष ये निकला, हाइगेंस जी ने प्रकाश को तरंग मान लिया था कि प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार करता है, और न्यूटन जी का कहना है कणिका सिद्धांत से कि प्रकाश जो है कणों की भांति व्यवहार करता है। तो अगर प्रकाश कणों की भांति व्यवहार करता है तो उसे किरण नाम देंगे, प्रकाश तरंगों की भांति व्यवहार करता है तो उसे प्रकाश तरंग नाम देंगे। दोनों के बीच यही संबंध है बस। क्वेश्चन नंबर हम लोग कहेंगे दूसरे का, दूसरे के देखो 11 नंबर में है, ठोसों में ऊर्जा बैंड को परिभाषित कीजिए। ठोसों में ऊर्जा बैंड, देखो ठोसों में ऊर्जा बैंड जो कि पीछे के सेट में पढ़ चुके हो, ठोसों में ऊर्जा बैंड 3 प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो है ठोसों में 3 ऊर्जा बैंड होती है, एक चालन बैंड, एक संयोजी बैंड। चालन बैंड किसे कहते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन किसी निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर तक पहुंचे या उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर तक पहुंच जाए तो उसे चालन बैंड कहते हैं। मतलब एक ऊर्जा बैंड से दूसरी ऊर्जा बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाए तो उसे चालन बैंड कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन इस बैंड में है और इस बैंड पे जा रहा है तो इसे चालन बैंड कहेंगे। इन दोनों के बीच जो अंतराल है उसे ऊर्जा अंतराल कहेंगे, और इन दोनों को जोड़ने वाले को हम लोग संयोजी बैंड कहेंगे। ठीक है, इसके बाद प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था, तो आपको बता दें कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था, तो 1900 के समय में। वैसे तो माना जाता है कि हेनरिक रुडोल्फ हर्टज जी ने, रुडोल्फ हर्टज जी ने 1887 ईस्वी में, मतलब दूसरे का हम लोग करेंगे 4 नंबर, दूसरे का 4 तो लिखेंगे उत्तर 2 और 4। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि हेनरिच रुडोल्फ हर्टज ने कब किया था, 1887 ईस्वी में। ठीक है, स्टार्टिंग में। बाद में हर्टज के प्रयोग से ही, मान लो कि हर्टज के प्रयोग से, मतलब यही हर्टज यानी लेनार्ड भी लिख सकते हो आप लोग, लेनार्ड, अगर लेनार्ड लिखोगे तो लेनार्ड जी ने समथिंग 1900 के समय में इन्होंने खोज की थी। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की, हेनरिच रुडोल्फ हर्टज जी ने कब की, उन्होंने 1887 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन अब की बार जो एनसीईआरटी ने लागू किया है, एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी बुक आप लोग
पढ़ चुके हो, उसमें देख चुके हो कि हर्टज के प्रयोग में, मतलब इन दोनों ने मिलकर जब प्रयोग किया था, हर्टज और लेनार्ड जी ने, तब ज़्यादा समय की बात है, तब हम लोग कह सकते हैं कि लेनार्ड जी ने प्रयोग कब किया था? 1900 में। फिर से एक बार आराम से समझो। अगर आप लोग दोनों लिख सकते हो कि हेनरिच रुडोल्फ हर्टज जी ने 1887 ईस्वी में, लेकिन अगर हर्ट इसको लिखोगे हर्टज तो 1887 में लिख देना आप लोग। अगर लेनार्ड के बारे में लिखोगे तो 1900 लिखोगे। बाकी दोनों आपके पास क्लियर है, ठीक है। अब आप लोग कहोगे सर आप दो दो बता रहे हो। देखो, ये एकदम राइट आंसर है। हेनरिच रुडोल्फ हर्टज 1887 ईस्वी में इन्होंने खोज की थी प्रकाश विद्युत प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज सर्वप्रथम इन्होंने की थी। सर्वप्रथम स्टार्टिंग में शुरुआत इन्होंने की। पूरी तरह से खोज इन्होंने कर दी। श्रेय किसको जाता है? फिर इन्हीं को। फिर से एक बार, जैसे हमने खोज करना स्टार्ट किया तो उससे पहले किसी कारणवश हम उस खोज को पूरा नहीं कर पाए, उसके पहले कुछ, समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। फिर हमारे प्रयोग को किसी और ने प्रयोग करके उसे कंप्लीट कर दिया, तो वही हुआ हेनरिच रुडोल्फ हर्टज। इन्होंने प्रयोग किया, सर्वप्रथम खोज की, इन्होंने उस खोज को कंप्लीट कर दिया प्रयोग करके लेनार्ड जी ने, ठीक है। पूरा प्रयोग पढ़ा चुके हैं, जिंक की प्लेट पर किस प्रकार से परावैज्ञानिक किरणें आपतित कराते हैं, सब कुछ पढ़ा चुके हैं ना, ठीक है। तो आंसर क्या है? हेनरिच रुडोल्फ हर्टज 1887 ईस्वी में इन्होंने खोज की सर्वप्रथम। और खोज किसने की? लेनार्ड ने 1900 में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, इन्होंने ये नहीं कहा सर्वप्रथम, इन्होंने कहा प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज लेनार्ड ने 1900 में किया था। क्लियर? हाँ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरे का काम है कि 2 वोल्ट के स्रोत से 10 माइक्रोफैराड धारिता का संधारित्र आवेशित किया जाता है। नंबर 1 स्रोत से ऊर्जा, नंबर 2 संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। तो लिखेंगे हम लोग उत्तर तीसरे का उत्तर 3 और का, ठीक। 3 के का, देखो 3 के का में जो इनका क्वेश्चन है, 3 के का में है 2 वोल्ट के स्रोत, मतलब V बराबर हम लोग लिखेंगे 2 वोल्ट। V बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? 2 वोल्ट। इसके बाद 10 माइक्रोफैराड धारिता, मतलब C बराबर 10 माइक्रोफैराड, या चेंज करना चाहो तो 10 इंटू 10 की घात -6 फैराड, ठीक। और इसके बाद इन्होंने कहा है कि स्रोत से प्राप्त ऊर्जा और संचित ऊर्जा दोनों की गणना कीजिए। इससे प्राप्त ऊर्जा की गणना करेंगे और हम लोग संचित ऊर्जा की भी गणना करेंगे, ठीक। तो समझना, सबसे पहले हम लोग स्रोत से ऊर्जा ज्ञात करते हैं। तो हम लोग कहेंगे ऊर्जा स्रोत से, इसको यू से लिखेंगे, जो कि हमारे पास फार्मूला हो गया CV²। इसके अकॉर्डिंग जब इसमें मान रखते हैं तो C का मान हमारे पास है 2 और V का मान है 10, 10 का वर्ग 100 और 10 की घात -12, भाई 6 दूनी 12, ये 2 कम कर लो तो हम लोग कहेंगे U बराबर 2 इंटू 10 की घात -10 जूल। फिर क्या पूछा इन्होंने? फिर पूछा है हमसे कि रुक जाओ, CV² है, हमने किसका स्क्वायर कर दिया CV², समझना। C का मान है 10 इंटू 10 की घात -6 और V² का मतलब 4, तो इसे लिखेंगे हम लोग U बराबर 4 इंटू 10 की घात -5 जूल। अब हमसे पूछा इन्होंने संचित ऊर्जा, जो कि फार्मूला है संचित ऊर्जा, तो U बराबर 1/2 CV²। तो बस 1/2 का मतलब है कि यहाँ पर इसी में 2 से भाग कर देंगे तो U बराबर 2 इंटू 10 की घात -5 जूल, ये हो गई संचित ऊर्जा, ठीक। ये हुई संचित ऊर्जा।
अब देखो क्वेश्चन नंबर हमसे पूछा है इन्होंने आगे। चलो आगे क्वेश्चन को करते हैं। आगे भी न्यूमेरिकल्स ही है, ठीक है। नंबर जो है हम लोग करेंगे कौन सा, अब हम करने वाले हैं तीसरे के खा को, ठीक। तो लिखेंगे उत्तर 3 और खा। तो लिखेंगे उत्तर 3 और खा। देखो तीसरे खा में हमारे पास क्वेश्चन में ही है 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल को हम लिखते हैं ई से। तो लिखेंगे हम लोग ई बराबर 1.5 विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट, और सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम है। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर 0.2 ओम है। और इसके बाद है और 2.8 ओम बाह्य प्रतिरोध, इसको आर से लिखेंगे 2.8 ओम बाह्य प्रतिरोध है। और सेल खुले सेल के लिए विभवांतर ज्ञात करो। तो नंबर 1 V ज्ञात करने वाले हैं, और नंबर 2 सेल से प्राप्त धारा की गणना कीजिए। नंबर 2 I हम लोग ज्ञात करने वाले हैं, ठीक। सबसे पहले हम लोग V को ज्ञात कर लेते हैं। V बराबर फार्मूला क्या लगा दोगे, V बराबर E माइनस आई इंटू आर। तो V बराबर हम लोग जब फार्मूला लगा देंगे, V बराबर E की जगह लिखेंगे हम लोग 1.5, I की जगह लिखेंगे हम लोग, I तो है ही नहीं, I ज्ञात कर लेते हैं। अब हम लोग I बराबर फार्मूला लगा देंगे, I बराबर E बटे R प्लस आर। क्लियर। तो यहाँ पर I बराबर हम लोग कहेंगे I बराबर E की जगह हम लोग क्या लिखने वाले हैं 1.5, R की जगह हम लोग क्या लिखने वाले हैं 2.8 प्लस 0.2। तो I बराबर 1.5 बटे ये जोड़ो, ये 10 बचा 1 3, दशमलव से दशमलव कैंसिल। तो I बराबर 15 बटे 30, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। I बराबर 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है इसमें से। तो हम लोगों ने I को तो ज्ञात किया, अब हम लोग ज्ञात करने वाले हैं इसे। तो I की जगह हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं, या 0.5 भी लिख सकते हैं, इंटू आर, आर की जगह 0.2। तो V बराबर 1.5 माइनस 5 दूनी 10, एक अंक 2 अंक के बाद दशमलव, ठीक। या ऐसा कर सकते हो आप लोग। देखो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बहुत सिंपल 1/2 रखो, 1/2, और इसको बड़े आराम से काट दो, ठीक। दशमलव हटा के 0 बढ़ा लिया, ये 2 एकम 2, तो हम लोग कहेंगे 0.1। तो V बराबर घटा लो 5 से 4 1.4 वोल्ट V आंसर, ठीक। अब देखो हम लोग कर देंगे उत्तर, लिखेंगे 3 खा के बाद गा। तीसरे के गा को जो हम लोग करेंगे, तीसरे गा में हमसे क्या पूछा है पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में है यदि तरंग दैर्घ्य लेमडा तरंग का गुण तथा संवेग पी कण का गुण प्रदर्शित करे, मतलब लेमडा तरंग का गुण। तो जो लेमडा है, लेमडा बराबर है तरंग का गुण, और जो पी है ये है कण का गुण। ये तो है पी जो है ये कण का गुण प्रदर्शित करते हैं। तो व्यंजक लेमडा बराबर एच बटे पी और पी बराबर एच बटे लेमडा क्या प्रदर्शित करेंगे। देखो लेमडा बराबर क्या है, लेमडा बराबर एच बटे पी, जहां एच प्लांग नियतांक, पी क्या है संवेग। ये पी का काम है कण का गुण, कणों के गुण को दर्शाना। लेमडा क्या है तरंग के गुण को दर्शाना। एच क्या है प्लांक का क्वांटम नियम। तो हम लोग कहेंगे कण के तरंग गुण को, ये जो है ये, फिर से एक बार, कण, हम लोग कहेंगे कण के तरंग गुण को प्रदर्शित, मतलब समझना फिर से एक बार, कण, देखो ये क्या है कण, ये क्या है तरंग। तो कण के
तरंग गुण को प्रदर्शित करता है लेमडा बराबर h/p। तो कण के तरंग गुण को प्रदर्शित करता है कौन? लेमडा बराबर h/p। फिर क्या दिया गया है हमारे पास? p बराबर h/लेमडा, p बराबर h/लेमडा। समझना, p बराबर h/लेमडा करेंगे तो ये क्या है? तरंग। तो हम लोग कहेंगे तरंग के, ये क्या है? कण। तो कणों के गुणों, तरंग के कण गुण को या कणों के गुणों को प्रदर्शित करता है ये। ठीक, बस यही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर तीसरे के हम लोग करने जा रहे हैं घा को। ठीक, तीसरे के घा को तो लिखेंगे उत्तर 3 और घा, उत्तर 3 और घा। तीसरे के घा में है, यदि किसी नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति 2 इंटू 10 की घात -6 किलोग्राम है। द्रव्यमान क्षति को लिखेंगे हम लोग डेल्टा यम से, 2 इंटू 10 की घात -6। द्रव्यमान क्षति 2 इंटू 10 की घात -6। ठीक, और इसके बाद यदि उसकी बंधन ऊर्जा जूल तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। बंधन ऊर्जा को ई से भी लिखते हैं, डेल्टा ई से भी लिखते हैं। अब सबसे पहली बात तो है बंधन ऊर्जा को जूल में ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डेल्टा ई बराबर 931 इंटू एम ई वी, मतलब डेल्टा ई बराबर डेल्टा यम इंटू 931, मतलब डेल्टा यम में 931 से हम लोग क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कि एक बार तो हम लोग ज्ञात करने वाले हैं जूल में, ठीक है, और एक बार ज्ञात करने वाले हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कहेंगे इसमें डेल्टा ई बराबर एक फार्मूला लगा देंगे, डेल्टा यम इंटू सी स्क्वायर। तो समझना भी बता रहे आपको, डेल्टा ई बराबर डेल्टा यम का मान क्या है? डेल्टा यम का मान देखो 2 इंटू 10 की घात -6। सी का निश्चित मान है 3 इंटू 10 की घात 8, स्क्वायर होने की वजह से 2 बार लिखेंगे, 3 इंटू 10 की घात 8। डेल्टा ई बराबर 3 3 का 9 दूनी 18 इंटू 10 की घात 8, 8 16 से घटा दो -10। ठीक, ये हम लोगों ने देखो, इन्होंने क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1 में दिया हमसे, पॉइंट नंबर 1 में दिया है जूल में ज्ञात कीजिए। ठीक, तो किस में ज्ञात करेंगे? जूल में। तो ये हो गया हमारे पास जूल। यहाँ पर 1 जीरो लिखोगे तो यहाँ पर 1 जीरो लिखोगे, तो डेल्टा ई बराबर हम लोग 1 जीरो, इसलिए जीरो हटा के एक अंक के बाद दशमलव, 1.8 इंटू 10 की घात -8, 8 16 से 10, तो ये हुआ 9, ये हुआ जूल। ठीक, कुछ छूटा तो नहीं। किलोग्राम के लिए ग्राम बनाना, चलो छोड़ो। ये हुआ हमारे पास जूल में। अब इसे जो है हम लोग किस में बदलेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 10 की घात -19 यानी 1.6 10 की घात -19 से हम लोग इसमें भाग कर देंगे। तो हम लोग कहेंगे डेल्टा ई बराबर 1.8 इंटू 10 की घात -9 बटे 1.6 इंटू 10 की घात -19। दशमलव से दशमलव कैंसिल, ये आधा 9 और ये आधा 8। तो डेल्टा ई बराबर 8 एकम 8 दशमलव लगा के 1, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंच 40। फिर से एक बार 8 का भाग 9 में लगा दो, 8 एकम 8 बचा 1 दशमलव लगा के जीरो बढ़ाया 10 होगा हमारे पास, 8 एकम 8 बचा 2 हमारे पास, 20 हो गया, 8 दूनी 16, 4 8 पंच 40 इंटू 10 की घात, ऊपर ले जाओगे घात हो जाएगी प्लस में, 19 से 9 घटा दोगे तो ये बचेगा हमारे पास +10। ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक, ये तो हुआ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब क्या पूछा है समझना, ठीक है?
घाते 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 गड़बड़ हुई। कैसे समझना, यहाँ पर 8 8 16 से 6 घटा दो तो +10, इसमें 1 जोड़ दो तो ये घात हो जाएगी 11, और ये घात इसकी है 11, 19 को ले जाओगे तो प्लस में, तो ये घात हो जाएगी 30, घात हो जाएगी 30। ठीक, अभी आप लोग कमेंट फेंक के मार देते हमारे ऊपर एकदम से धड़ाम से कि सर घाते गड़बड़, लेकिन ये नहीं कि आप लोग वहाँ पे करेक्शन भी कर सकते थे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर तीसरे के घातक कर चुके हैं, इंग्या है क्या, इंग्या नहीं है। चौथे का किसी निम्नलिखित में किन कारकों पर तथा किस प्रकार निर्भर करता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का चालक का प्रतिरोध। देखो चालक का प्रतिरोध के बारे में भी हम सेट 3 में बता चुके थे, चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, रो बराबर आर ए बटे यल, मतलब आर बराबर रो एल बटे ए, तो मतलब उसकी प्रतिरोधकता मतलब उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, उसके ताप पर निर्भर करता है, उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है प्रतिरोध। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 के खा में है एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग का समीकरण हमारे पास दे दिया गया। चौथे का हम खा करने जा रहे हैं, तो लिखेंगे उत्तर 4 और खा, उत्तर 4 और खा। समीकरण जो हमें गिवन है पहले वही लिख लेते हैं। ई बराबर 100 कॉस, ई बराबर 100 कॉस ब्रैकेट, ब्रैकेट में है 6 इंटू 10 की घात 8 टी, 6 इंटू 10 की घात 8 टी, और इसके बाद है +4x वोल्ट प्रति मीटर, +4x वोल्ट प्रति मीटर, जो कि ई का मान हमारे पास है। और इसके बाद है कि निम्नलिखित की गणना कीजिए। नंबर 1 माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग। नंबर 2 चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, मतलब इसी को जो है हम लोग चुंबकीय क्षेत्र बनाएंगे, इसी को ही। ठीक है, इसी को जो है हम लोग किस में बना लेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में। तो सबसे पहला काम हमारे पास होता है, एक समीकरण होता है वैद्युत क्षेत्र का आयाम या वैद्युत क्षेत्र के लिए समीकरण। तो ई बराबर ई नॉट, अब एक चीज समझना, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर और ई बराबर हम लोग तुलना कर सकते हैं कि साइन को अगर चेंज कर सकते हैं तो ऐसा करो, ई बराबर कॉस ओमेगा टी प्लस फाई से तुलना कर लो। ठीक, इससे हम लोग क्या कर लेते हैं, तुलना इससे। तो यहाँ पर लिखेंगे ई नॉट, ई नॉट बराबर हमारे पास क्या हुआ 100 वोल्ट, टी से टी तुलना ओमेगा, ओमेगा बराबर 6 इंटू 10 की घात 8 रेडियन, फाई के जगह हमारे पास क्या है, अच्छा के एक्स भी ले सकते हैं, फाई भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो फाई बराबर हम लोग इस समय तो कहेंगे, तो फाई तो नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर यक्स है, इसीलिए यहाँ पर हम ओमेगा टी प्लस के एक्स ले रहे हैं, और साइन भी तो ले नहीं है, साइन पर फाई लेते हैं। तो हम लिख रहे हैं के बराबर 4, के बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर 4। अब जो इन्होंने पूछा हम वही ज्ञात करेंगे। नंबर 1 इन्होंने पूछा है माध्यम में चुंबकीय तरंग का वेग, माध्यम में चुंबकीय तरंग का वेग, तो हम लोग कहेंगे चुंबकीय तरंग का वेग न्यू बराबर ओमेगा बटे के। तो ओमेगा का मान क्या है, ओमेगा का मान हमारे पास है 6 इंटू 10 की घात 8 बटे के का मान है 4, आधा 3 आधा 2 इसमें, तो ये हुआ हमारे पास 1.5, 2 से 3 में भाग कर दो, और 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। चलो हम लोगों ने एक आंसर को तो ज्ञात किया है। अब इसी में दूसरे नंबर पे क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक यन ज्ञात करेंगे। अपवर्तनांक जो है यन ज्ञात करेंगे, यन बराबर सी बटे न्यू होता है। ठीक है, सी बटे न्यू अपवर्तनांक, सी का निश्चित मान है 3 इंटू 10 की घात 8,
न्यू का मान है 1.5 इंटू 10⁸ 8। इससे ये कैंसिल, दशमलव हटा लो तो 30/15, 15 दूनी 30। तो n बराबर हम लोग कहेंगे कि 2, जो कि आंसर है दूसरे का, जो कि आंसर है दूसरे का। क्लियर। अब तीसरे में पूछा है इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। सबसे पहली बात तो है हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक तो आराम से प्राप्त कर लेंगे। सबसे पहले हमें वी नॉट चाहिए, तो एक फार्मूला आपको बताते हैं। सबसे पहले इस फार्मूले से परिचित हो लो। सी बराबर ई नॉट बटे बी नॉट। हमें बी नॉट चाहिए, समझना, बी नॉट चाहिए। सी का जो मान है वो निश्चित मान है 3 × 10⁸ 8। ई नॉट का मान हमारे पास 100 है बटे बी नॉट। इसे यहाँ अदला बदली हो गई। फिर से 100 बटे 3 × 10⁸ 8। ठीक, 100 × 3⁸ 8 हमारे पास ये हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें इससे से भाग कर दो, तो ये हुआ 3 × 9 बचा 1, 3 × 9, 3 × 9 इंटू 10⁸ ऊपर ले जाओ तो -8। यही रख लो। अब हमारे पास समझना b बराबर, सेम फार्मूला, b बराबर बी नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स, जैसे ये वैसे ये। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग b बराबर बी नॉट की जगह 33.3 10⁻⁻8 कॉस ओमेगा टी की जगह हम लोग बस यही पूरा का पूरा उतार दो। 6 × 10⁸ टी प्लस 4x। ठीक, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। और ये हुआ आंसर। ठीक है, ये हुआ आंसर चौथे के खा का। अब इन्होंने पूछा है चौथे के गा में। चौथे गा में निम्नलिखित पदार्थों में उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी और लौह चुंबकी। देखो, अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी और लौह चुंबकी किसे कहते हैं? सबसे पहली बात तो है प्रतिचुंबकी किसे कहते हैं। प्रतिचुंबकी यानी जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम पाई जाती है, उसे प्रतिचुंबकी कहते हैं। मतलब एक पदार्थ अगर दूसरे पदार्थ को थोड़ा सा आकर्षित कर ले या थोड़ा सा प्रतिकर्षित कर दे, प्रतिकर्षित मतलब दूर भगा दे, ठीक है, उसे प्रतिचुंबकी कहते हैं। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। इसके बाद इन्होंने पूछा है हमसे अनुचुंबकी। ठीक है, अनुचुंबकी, अनुचुंबक का गुण उन पदार्थों में पाया जाता है जिनमें परमाणुओं अथवा अणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो विषम होती है। मतलब हम लोग कहेंगे कि जो प्रतिचुंबकी है, जैसे दो पदार्थ हैं, ये पदार्थ इस पदार्थ को हल्का सा प्रतिकर्षित कर दे तो प्रतिचुंबकी। अनुचुंबकी, ये पदार्थ इस पदार्थ को हल्का सा आकर्षित कर दे तो अनुचुंबकी। और अगर कोई लोहे की वस्तु है और कोई चुंबक लोहे की वस्तु को आकर्षित कर ले तो उसे कहते हैं लोह चुंबकी। फिर से एक बार, जैसे मान लो कि ये कोई एक वस्तु है, ये कोई एक वस्तु है, ये वस्तु, ये चुंबक इसको हल्का सा प्रतिकर्षित कर दे, दूर भगा दे तो प्रतिचुंबकी। ये हल्का सा आकर्षित कर ले तो अनुचुंबकी, और ये पूरी तरह से बहुत तेजी से आकर्षित कर ले तो उसे लोह चुंबकी कहेंगे। ठीक है, हाँ। इसके बाद देखो इन्होंने पूछा है चलो इसको फिर चौथे के घा को करते हैं। इतने को अगर आप शॉर्ट करना चाहो तो कर सकते हो आप लोग। और हम लोग कौन सा करते हैं, चौथे के घा को करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग चौथे के घा, तो उत्तर 4 और घा करते हैं तो लिखेंगे उत्तर 4 और घा। देखो चौथे घा में हमारे पास क्वेश्चन में ये है, एक प्रिज्म कोण ए, उसमें अच्छा प्रिज्म कोण ए है तो लिखेंगे प्रिज्म का कोण ए। तो प्रिज्म का कोण बराबर क्या है, ए है।
उसमें न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा यम के बराबर है। तो विचलन कोण जो है, न्यूनतम विचलन कोण जो है ये डेल्टा यम है, और ए जो है वो डेल्टा यम के बराबर है। ठीक, तो निम्नलिखित न्यूनतम विचलन की दशा में निम्नलिखित की गणना कीजिए। नंबर 1 आपतन कोण, नंबर 2 अपवर्तन कोण, नंबर 3 प्रिज्म का अपवर्तनांक, ये ज्ञात करोगे। सबसे पहले हम लोग ज्ञात करते हैं आपतन कोण। तो हम लोग कहेंगे नंबर 1 हम लोग ज्ञात करेंगे आपतन कोण। आपतन कोण को आई से लिखते हैं, अपवर्तन कोण को आर से लिखते हैं। आपतन कोण बराबर हम लोग कहेंगे कि आई बराबर ए प्लस डेल्टा यम बटे 2, जो कि ये फार्मूला ही है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि आई बराबर आपतन कोण आई बराबर ए की जगह ए और डेल्टा यम की जगह भी लिख सकते हैं ए बटे 2, अर्थात ये 2a/2, इससे ये कैंसिल, तो आई बराबर ए। चलो एक चीज तो हम लोगों ने ज्ञात कर ली। सेकेंड पार्ट में हम लोग ज्ञात करने वाले हैं, सेकेंड पार्ट में अपवर्तन कोण। ठीक, तो अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण जिसको लिखते हैं आर से। आर बराबर फार्मूला क्या होता है, a/2। इसके बाद हमसे इन्होंने क्या पूछा है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। मतलब इसको तो हम लोग यही लिख देंगे, R बराबर a/2, जो कि हमारे पास ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। थर्ड में हमसे पूछा है n, अपवर्तनांक n, मतलब उसमें हम लोग कहेंगे स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या होता है, n बराबर साइन आई बटे साइन आर, जहां यह आपतन कोण या अपवर्तन कोण। अब यहां पर हम लोग कहेंगे कि n बराबर साइन आई की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई की जगह लिख सकते हैं हम लोग a प्लस डेल्टा यम बाई 2, या आई की जगह a लिख सकते हैं a, और बटे ये हुआ साइन आर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं a/2, अर्थात हम लोग कहेंगे n बराबर साइन a का फार्मूला लगा देंगे हम लोग। तो n बराबर साइन a का फार्मूला 2 साइन a/2 कॉस a/2 बटे साइन a/2, इससे ये कैंसिल, 2 कॉस a/2, तो n बराबर 2 कॉस a/2। अगर चेंज नहीं भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाकी हमने चेंज करके ही आपको दिया, हमने क्वेश्चन खत्म होता है हमारा। ठीक है, अब सुनना। अब हमारे पास आगे क्वेश्चन में क्या है, आगे क्वेश्चन में तीसरे के चौथे का इंगा नंबर, हाँ ये घा नंबर अब इंगा नंबर में है। पीएन संधि में अग्र अभिनत तथा पश्च अभिनत का क्या होता है, अग्र धारा तथा पश्च धारा में अंतर आप लोग स्पष्ट कीजिए। देखो जैसे पीएन संधि है, लिखेंगे उत्तर 4 और इंगा नंबर है, तो लिखेंगे उत्तर 4 और इंगा नंबर। सबसे पहले पीएन संधि डायोड को समझना। जैसे मान लो कि इसे कहते हैं हम लोग पी क्षेत्र, इसे कहते हैं एन क्षेत्र। ठीक, फिर से एक बार समझना कि इसे कहते हैं पी क्षेत्र, इसे कहते हैं हम लोग एन क्षेत्र। ठीक, अब ये P हुआ हमारे पास और ये N हुआ, ये P हुआ हमारे पास और ये N हुआ। अगर इसे बैटरी से, बैटरी के प्लस सिरे को P को बैटरी के प्लस सिरे से जोड़ दे और N को बैटरी के माइनस सिरे से जोड़ दे, तो इसे हम लोग कहते हैं अग्र अभिनत। इसमें ये भी पूछा है अग्र धारा और पश्च धारा में अंतर था, अग्र अभिनत। इसमें अग्र धारा प्रवाहित होती है, इसमें धारा प्रवाहित होगी, इसमें धारा प्रवाहित होगी। अगर P को बैटरी के माइनस से और N को बैटरी के प्लस से जोड़ दे तो इसे कहते हैं पश्च अभिनत, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, तो मतलब इसे कहते हैं अग्र अभिनत और इसे कहते हैं पश्च अभिनत या उत्क्रम अभिनत। तो अगर बैटरी के प्लस सिरे को पीएन संधि के P से जोड़ दे
और बैटरी के माइनस सिरे को पीएन संधि के यन से जोड़ दे तो उसे अग्र अभिनित कहते हैं, इसमें धारा प्रवाहित होती है। और अगर हम लोग बैटरी के प्लस को एन सिरे से बैटरी के माइनस को पी सिरे से जोड़ दे, इसे पश्च अभिनित या उत्क्रम अभिनित कहते हैं, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। यही दोनों में अंतर है जो कि इन्होंने पूछ दिया हमसे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 5 का तो लिखेंगे उत्तर 5 और का। ठीक, 5 के खामे हैं एक प्रोटॉन, एक ड्यूट्रॉन, एक अल्फा कण समान वेग से 10⁵ टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं। उनके परिक्रमण कालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। परिक्रमण कालों का अनुपात का मतलब है हमसे इन्होंने कैपिटल टी पूछ दिया है हमसे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो है कि एक प्रोटॉन, एक ड्यूट्रॉन और एक अल्फा कण समान वेग से है, समान वेग से है और एक समान वेग से 10⁵ टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र तो ये तो हुआ हमारे पास बी, तो बी हमारे पास क्या हुआ, बी हुआ 10⁵ टेस्ला। लेकिन ये जो मान है सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है, प्रोटॉन का द्रव्यमान है, इसको हम लोग लिखते हैं एमपी से। तो ये एमपी, इसका द्रव्यमान भी एम है। और इसके बाद प्रोटॉन के बाद क्या है, ड्यूट्रॉन है। ठीक, और इस पर ड्यूट्रॉन पर जो आवेश है ये भी बराबर है ना, एक ड्यूट्रॉन अल्फा समान वेग समान है लेकिन द्रव्यमान तो अलग अलग होंगे ना। तो हम लोग कहेंगे ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान यम और डी, ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो है ये प्रोटॉन के द्रव्यमान का दुगुना होता है। इसके बाद और क्या है, अल्फा कण है ना, अल्फा कण का द्रव्यमान तो हम लोग कहेंगे अल्फा कण का द्रव्यमान इसके 4 गुना होता है। ठीक है, और इस पर प्रोटॉन पर जो आवेश है, प्रोटॉन पर जो आवेश है तो हम लोग कहेंगे क्यूपी, ये तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। और इसके बाद ड्यूट्रॉन पर भी आवेश चाहिए हमें, ड्यूट्रॉन पर जो आवेश है, ड्यूट्रॉन पर आवेश ये भी होता है ई, बट जो अल्फा कण पर आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश का दुगना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का दुगना होता है। मतलब फिर से एक बार समझना, जो प्रोटॉन पर आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, जो ड्यूट्रॉन पर आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, बट जो अल्फा कण पर आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का दुगना होता है। अब इन्होंने जो पूछा है बस वही करेंगे। इन्होंने पूछा है परिक्रमण काल, तो परिक्रमण काल को लिखते हैं हम लोग टी से। तो परिक्रमण काल जिसको लिखते हैं हम लोग कैपिटल टी से। ठीक है, कैपिटल टी बराबर फार्मूला होता है 2πm/Q और बी। इसी प्रकार 3 चीज है, इसलिए तीनों का हम लोग रेशियो पूछा ना, हाँ रेशियो पूछा है तो रेशियो ही निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले टी पी कर लेंगे, रेशियो टी डी कर लेंगे, रेशियो टी अल्फा कर लेंगे, बराबर टी पी मतलब 2πm/P बटे QP और B को तो B लिखेंगे, रेशियो 2πmD/QD और B को B लिखेंगे, रेशियो 2πmα/Q और B। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है ना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है ना। अब यहाँ पर सबसे पहली बात तो है तो 2π और B जो है ये हुआ कॉमन, अनुपात वाले में कॉमन को नहीं लिखते हैं। तो एमपी का मान क्या है एम, तो लिखेंगे एम बटे क्यूपी का मान क्या है ई, रेशियो ये हुआ एम और ये हुआ ई, ये तो है हाँ, और रेशियो ये हुआ 2m और ये हुआ 2e, 2m नहीं ये होता है 2m और ये होता है 4m। अब
यम बटे ई ये हुआ हमारे पास कॉमन। ठीक, तो यहाँ बचा हमारे पास 1/1 रेशियो, यहाँ बचा 2/1 रेशियो, 4 से ये काटेंगे तो ये भी बचा हमारे पास 2/1। अब एक तो कॉमन है तो हम लोग इसको कहेंगे 1:2:2। तो ये आया हमारे पास आंसर 1:2:2। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। ठीक, अब देखो ये तो है पांचवें का। अब देखो पांचवें के खा को करेंगे हम लोग। हाँ, पांचवें के खा में है कि दिए गए परिपथ में निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। तो देखो पांचवें खा तो लिखेंगे उत्तर 5 और खा। पांचवें खा में सबसे पहले चित्र को ही बना लेते हैं। चित्र हमारे पास है, एक LCR परिपथ है, पहले R है, फिर L है, फिर C है। पहले R है, फिर L है, फिर C है, और इन्हें प्रत्यावर्ती स्रोत से ही जोड़ते हैं हम लोग। हाँ, तो यहाँ पर हमारे पास 400, 120, 120, यहाँ पर है 400, 120 और 120। सब में बोल्ट है क्या? हाँ, सब में बोल्ट है। और B बराबर 2000, यहाँ पर है V बराबर 2000 कॉस 50 पाई टी, कॉस 50 पाई टी। सबसे पहली बात तो जब V है तो इसको हम लोग, यहाँ पर R होता है ना, यहाँ पर प्रतिरोध, तो इसको लिखेंगे VR बराबर 400 है, और VL तो VL बराबर 120 है, और VC बराबर 120 है। ठीक, ये तो मान, अगर ओम हो तो XL XR XB लिखेंगे, और अगर मात्रक सही सही हो तो उसको वैसे लिखेंगे, L से लिखेंगे, C से लिखेंगे और R से लिखेंगे। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है परिपथ में धारा। ठीक, परिपथ में धारा सबसे पहले हम लोग ज्ञात करते हैं। तो धारा हम लोग ज्ञात करेंगे, नंबर 1 धारा। तो धारा को लिखते हैं I बराबर V0/R। V0 है, V0 हमारे पास है। V0 क्या है, ध्यान रखना, जब हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कराया था तो यहाँ पर 200 है, आपके अनसॉल्व में 2000 है, तो हम 2000 से ही लेके हल कर रहे हैं इसमें। ठीक है, आंसर थोड़ा बहुत अगर डिसबैलेंस आ जाए तो उसको हम लोग मैच करा लेना, बाकी 200 से हल करोगे तो आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा। बाकी हम 2000 से ही हल कर रहे हैं क्योंकि अनसॉल्व में 2000 ही है। ठीक है, तो या हम 200 से ही हल करते, हो सकता है कि आंसर मिसमैच हो जाए, 200 से ही कर देते हैं आपको। ठीक, हाँ, वो मिसप्रिंट हो जाते हैं कभी कभी धोखे से। अब हमें चाहिए V0 तो हम लोग कहेंगे V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। तो वही V0 हमारे पास क्या होना चाहिए यहाँ पर, 200। ठीक, तो 200, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर 200, और R का मान क्या है हमारे पास। अब यहाँ पर एक चीज समझना आप लोग, कि जो R है वो यहाँ पर जो VR है इसे ही लेंगे हम लोग। तो ये हो गया 400, 1 0 से 2 1 कम 2 2 दूनी 4। तो हम लोग कहेंगे I बराबर 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। हाँ, अब इन्होंने हमसे सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है। सेकेंड पार्ट में इन्होंने पूछा है प्रतिरोध पर विभव। प्रतिरोध पर विभव, तो प्रतिरोध पर विभव सेकेंड पार्ट प्रतिरोध पर विभव जो कि VR है, और VR बराबर 400 वोल्ट है। बस यही हो गया प्रतिरोध पर विभव। लास्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा है इन्होंने, लास्ट पार्ट में पूछा है इन्होंने प्रेरकत्व तथा संधारित्रों के विभव के बीच कलांतर आप लोग ज्ञात कीजिए। प्रेरकत्व, प्रेरकत्व का मतलब होता है यल, और संधारित्र का मतलब C। इन दोनों के बीच हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, कलांतर। तो सबसे पहले समझना,
तो कलांतर हम लोग लिखेंगे टेन फाई बराबर वी एल माइनस वी सी बटे वी आर। ठीक, तो वी एल का मान क्या है? वी एल का मान है हमारे पास 120 और ये 120 बटे 400, तो ये हो गया टेन फाई बराबर 0/400। मतलब ये हो गया हमारे पास टेन, 0 बटे संख्या मतलब टेन 180 का मान। भाई साइन 180 का मान 0, कॉस 180 का मान 1, तो संख्या बटे 0 मतलब 180। तो फाई बराबर हम लोग कहेंगे कलांतर हमारे पास 180 अंश। ठीक, कलांतर हुआ हमारे पास 180 अंश। अब देखो हमसे इन्होंने पूछा है क्वेश्चन नंबर 5 में के खा के बाद गा। चलो गा को हम बाद में करते हैं, इतने को अगर शॉर्ट करना चाहो तो पहले शॉर्ट ही कर लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग करने जा रहे हैं कौन सा? 5 में के हम लोग खा को तो कर चुके हैं, गा को करने जा रहे हैं। तो लिखेंगे उत्तर 5 और गा। ठीक उत्तर 5 और गा, उत्तर 5 के गा को करेंगे। गा में क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में है एक गोली दर्पण में फोकस बिंदु तथा वक्रता केंद्र की बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, वो भी माइनस में है। ठीक है, और फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी -20 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित की गणना कीजिए। नंबर 1, दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस बिंदु की दूरी, दर्पण के ध्रुव और तथा उसके वक्रता केंद्र की दूरी। सबसे पहले फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी हमारे पास क्या है? तुम लोग कहेंगे फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी जो है ये है -20 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि जो ध्रुव से इन्होंने पूछा दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस बिंदु तक दूरी, तो ध्रुव से, ध्रुव मतलब पी से, हाँ, ध्रुव से एफ तक की दूरी भी क्या होगी? -20 सेंटीमीटर। भाई एफ और सी के बीच की दूरी -20 सेंटीमीटर है, तो हमेशा दूरी ध्रुव से नापते हैं तो बराबर दूरी हो जाएगी। तो फिर हम लोग कहेंगे कि ध्रुव से भी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद सेकेंड पार्ट में है दर्पण के ध्रुव और उसके वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। अब समझना कौन सा दर्पण है? एक गोली दर्पण है, उन्होंने ये नहीं कहा उत्तल अवतल। ठीक है, जैसे मान लो कि ये हमने एक दर्पण लिया, यहाँ पर ध्रुव है, यहाँ पर यफ है और यहाँ पर सी है, तो पी से यफ तक की दूरी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो फिर सी और यफ की बीच की दूरी क्या है? ये है 20 सेंटीमीटर। तो पी से सी तक की दूरी क्या होगी? तुम लोग कहेंगे पी से सी तक की जो दूरी होगी -20 अर्थात हम लोग कहेंगे कि -40 सेंटीमीटर। यही आंसर सेकेंड पार्ट में। ठीक, मतलब वक्रता केंद्र की दूरी मतलब वक्रता त्रिज्या होगा ये -40 सेंटीमीटर। अब इन्होंने पूछा है हमसे क्वेश्चन नंबर 5 में घा में। ठीक, तो लिखेंगे उत्तर 5 और घा। तो उत्तर 5 और घा। क्वेश्चन को मस्त तरीके से समझोगे, अच्छे से समझ पाओगे उसको। 5 में घा में है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में देहली तरंग दैर्घ्य लैम्डा नॉट, देहली आवृत्ति न्यू नॉट से आप क्या समझते हैं? संतृप्त धारा अंतक विभव का मान किन कारकों पर निर्भर करता है? फिर से एक बार समझना कि इन्होंने जो पूछा है कि देहली तरंग दैर्घ्य लैम्डा नॉट और देहली आवृत्ति न्यू नॉट से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले समझना कि प्रकाश फोटोन की, देखो
देहली तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं? कोई भी धातु का पृष्ठ हो, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन के लिए जो अधिकतम ऊर्जा की, अधिकतम तरंग दैर्घ्य की आवश्यकता होती है, उसे देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। कोई धातु का पृष्ठ हो, इस पर प्रकाश आपतित होकर इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है। तो धातु की पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए जो भी अधिकतम तरंग दैर्घ्य की आवश्यकता होती है, ठीक है, उसे हम लोग धातु का तरंग मतलब क्या पूछा उन्होंने, तरंग दैर्घ्य देहली आवृत्ति, हाँ, तो उसे हम लोग तरंग दैर्घ्य देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। और इसके बाद देहली आवृत्ति पूछा उन्होंने, तो आवृत्ति के लिए फिर से एक बार, धातु की पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए जो भी न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है, उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। केवल बाकी सब में न्यूनतम और तरंग दैर्घ्य में केवल अधिकतम, ये याद रखना। धातु की पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए जो अधिकतम तरंग दैर्घ्य की आवश्यकता होती है, देहली तरंग दैर्घ्य, और जो न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है, उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे कार्यफलन कहते हैं। ठीक, तीनों क्लियर है अब। और संतृप्त धारा का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता पर और अंतक विभव का मान आपतित प्रकाश की ऊर्जा पर निर्भर करता है, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास पांचवें के हम लोग करेंगे कौन सा, घ के बाद करेंगे हम लोग पांचवें का इंग्या। पीएन संधि दिष्टकारी किसे कहते हैं? दिष्टकारी डायोड किसे कहते हैं? पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं? अगर किसी भी, जैसे मान लो एक पी क्षेत्र और एक एन क्षेत्र को जोड़ दिया जाए, तो इससे इस प्रकार से बने संधि को पीएन संधि डायोड कहते हैं। पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी की परिपथ आरेख खींचिए, जो कि हम लोग सेट 1 में पढ़ भी चुके हैं। अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार भी कर लेना, जो कि सेट 1 में जाकर देख भी लेना, वहाँ पे पढ़ा भी चुके हम। देखो अर्ध तरंग में क्या होता है कि दोनों में हम लोग ट्रांसफार्मर लेते हैं, ठीक है, दोनों में ट्रांसफार्मर लेंगे, ऊंचाई ट्रांसफार्मर ले सकते हो, अपचाई ट्रांसफार्मर ले सकते हो। जब ऊंचाई ट्रांसफार्मर लोगे तो अर्ध तरंग में क्या होता है कि जैसे ऊपर डायोड लगाएंगे, नीचे डायोड नहीं लगाएंगे, तो एक बार ये डायोड होता है प्लस का, एक बार ये डायोड हो जाता है, मतलब एक बार ये डायोड होता है अग्रदिशिक, एक बार ये डायोड होता है पश्चिम दिशिक। अर्ध तरंग में जब अर्ध तरंग में ये डायोड पश्चिम दिशिक होगा तो उस पर धारा प्रवाहित नहीं होगी, जब ये डायोड अग्रदिशिक होगा तो उसमें धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, ये अर्ध तरंग दिष्टिकारी परिपथ में होता है। और पूर्ण तरंग में दो डायोड लेते हैं, एक बार अगर ये अग्रदिशिक डायोड होगा तो ये पश्चिम दिशिक होगा, तो उस कंडीशन में ऊपर से धारा प्रवाहित होगी, नीचे से धारा प्रवाहित नहीं होगी। एक बार ये अग्रदिशिक हो जाएगा और ये पश्चिम दिशिक हो जाएगा, नीचे से धारा प्रवाहित होगी, ऊपर धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसमें हर कंडीशन में धारा प्रवाहित होती है पूर्ण तरंग में। ठीक है, और इसके बाद है, इसी का अथवा है एन टाइप और पी टाइप अर्धचालकों की तुलना कीजिए। एन टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं? अगर हम लोग पंच संयोजी अपद्रव मिलाते हैं, किसी भी शुद्ध अर्धचालक ले लो, चाहे जर्मेनियम ले लो, चाहे सिलिकॉन ले लोगे, शुद्ध अर्धचालक में अगर हम लोग पंच संयोजी मिला देंगे, पंच संयोजी अपद्रव, पंच संयोजी मतलब जिसके अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, पंच संयोजी मिला देंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एन टाइप अर्धचालक। अगर हम लोग किसी भी शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अपद्रव मिला देंगे, त्रिसंयोजी का मतलब जिसके अंतिम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसे हम लोग पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। तुलना हो गई। और इसके बाद बहुसंख्यक अल्पसंख्यक वाहक बताओ। तो बहुसंख्यक देखो, पी टाइप अर्धचालक में कोटर बहुसंख्यक वाहक होते हैं, इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक वाहक होते हैं। एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक होते हैं, कोटर अल्पसंख्यक होते हैं। ठीक है, अब मिश्रण पदार्थ की प्रकृति बताइए, चालकता एवं गतिशीलता में संबंध बताइए। चालकता और गतिशीलता में संबंध भी बताना है इसमें। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 6 का 6 में है, एक सी धारिता के संधारित्र को Q आवेश तथा V विभवांतर से आवेशित करने पर उसके प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र E तथा उस पे स्थित ऊर्जा U प्राप्त होती है। यदि संधारित्र के स्रोत से अलग करके
प्लेट के बीच पूर्णतः के परावैद्युतक माध्यम की मोटाई के बराबर एक पट्टी आवेशित प्रवेशित की जाए तो निम्नलिखित के नए मान की आप लोग गणना कीजिए। नंबर 1 धारिता, नंबर 2 विभवांतर, नंबर 3 आवेश, नंबर 4 विद्युत क्षेत्र, नंबर 5 विद्युत स्थितिज ऊर्जा। जब पांचों ज्ञात करोगे तब आपको मिलेंगे 5 नंबर, मतलब प्रत्येक के एक एक नंबर। ठीक है, इसीलिए दोस्तों बार बार कहते हैं अनसॉल्व्ड को जरूर पढ़ लो, अनसॉल्व्ड को पढ़ लो, तभी आप लोग पैटर्न के बारे में जान पाओगे कि कहाँ तक हमारी गहराई है, कहाँ तक हम पहुँचे अभी तक, और हमें कहाँ तक और भी पहुँचना है, मतलब किस प्रकार से तैयारी करनी है हमें। ठीक है, तो देखो, तो संधारित्र को हम लोग किससे लिखेंगे? सबसे पहली बात तो है कि संधारित्र को हम लोग लिखेंगे V से। ठीक, क्वेश्चन को इन्होंने जिसे किया है वैसे हम कर रहे हैं। इन्होंने कहा है संधारित्र सी संधारित्र कि आवेश को क्यों आवेश दिया जाता है। ठीक है, क्यों आवेश दिया जाता है, और विभवांतर से आवेशित करके प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र E तथा स्थिति ऊर्जा U प्राप्त होती है। ठीक है, तो देखो इसके बाद इन्होंने ये भी कहा है कि संधारित्र को स्रोत से अलग करने के बाद के परावर्तन की मोटाई भर देते हैं, मतलब हम लोग इसको बैटरी से अलग कर देंगे तो हम लोग कहेंगे कि बैटरी हटाकर परावैद्युत पट्टी प्रवेश कराने के बाद, तो हम लोग कहेंगे बैटरी हटाकर परावैद्युत में क्या रहता है के, हाँ, के को प्रवेश कराने के बाद हम लोग किसे हटाएंगे? बैटरी को हटाएंगे। किसे उसमें क्या भर देंगे? परावैद्युत भर देंगे। तब हम लोग कहेंगे धारिता, धारिता जिसको सी से लिखते हैं, सी बराबर के भर रहे हैं तो के सी, मतलब ये जो सी है तो इसे हम लोग कहेंगे धारिता सी डैश बराबर के सी। और इसके बाद जो विभवांतर है, विभवांतर, विभवांतर को हम लोग किससे लिखते हैं? V से। विभवांतर को हम लोग किससे लिखते हैं? V से। क्या भर रहे हैं? परावर्तन पदार्थ के भर रहे हैं, तो V डैश बराबर हम लोग क्या कहेंगे? V बटे के। और इसके बाद हम लोग कहेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 सी डैश और V डैश का स्क्वायर, ये डैश है। ठीक है, तो U बराबर 1/2 सी डैश का मान क्या है? सी डैश का मान है K और C इंटू V डैश का मान क्या है? V बटे के इंटू V बटे के स्क्वायर है ना, एक बार के से एक बार के हमारा कैंसिल हुआ, तो U बराबर 1/2 सी 1/2 के और सी वी स्क्वायर। ठीक, सी वी स्क्वायर। तो और हम लोग कह सकते हैं अगर इसे यू डैश से लिख रहे हैं, इसे यू डैश से लिख दे रहे हैं। ठीक, तो ये जो हम लोग जानते हैं कि सी वी स्क्वायर है ये यू के बराबर होता है, स्थिति ऊर्जा के बराबर, तो यू डैश बराबर 1/2 यू बटे के, ये भी कर सकते हो, मतलब दोनों भी कर सकते हो हम। अगर आप लोग यहाँ तक छोड़ दो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आप लोग यहाँ तक छोड़ दो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा है। आगे इन्होंने क्वेश्चन पूछा, रुक जाओ, धारिता हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, हम लोगों ने इसके बाद विभवांतर ज्ञात कर लिया हम लोगों ने, फिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात कर लिया हम लोगों ने। 3 चीज, अभी एक चीज बाकी है, 2 चीज, आवेश और विद्युत क्षेत्र। हाँ, तो आवेश को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आवेश भी पूछा है इन्होंने कि आवेश को ज्ञात करो, तो देखो आवेश को ज्ञात करते हैं।
पॉइंट आगे पीछे है, कोई दिक्कत नहीं। तो आवेश तो क्यू डैश बराबर हम लोग क्यू लिखेंगे या क्यू बराबर क्यू डैश लिखेंगे। अब विद्युत क्षेत्र हम लोग ज्ञात करेंगे। विद्युत क्षेत्र पॉइंट आगे पीछे है, कोई दिक्कत नहीं। विद्युत क्षेत्र जैसे विभवांतर है वैसे, तो ई डैश बराबर ई बटे के, बस ये आंसर हो गया, पांचों पांचों। अब देखो हम लोग करेंगे 6 के अथवा, अगर करना चाहो तो अब लोग अथवा करोगे। 6 के अथवा में क्या है ये समझना। 6 के अथवा में है सेल तथा बैटरी में मुख्य अंतर। क्या मुख्य अंतर होता है? किन दशाओं में सेलों का निम्नलिखित संयोजन उपयोगी होता है? नंबर 1 श्रेणी क्रम, नंबर 2 समांतर क्रम, नंबर 3 मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित क्रम संयोजन। तो इन्होंने सबसे पहले इन्होंने पूछा है कि सेल तथा बैटरी के मुख्य अंतर क्या है, और सेल किसे कहते हैं। सबसे पहली बात तो सेल को जो है हम लोग एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्रयोग नहीं कर सकते, इसे सेल कहते हैं। यानी प्राथमिक सेल को फिर से एक बार, सॉरी एक चीज ध्यान रखना, दो प्रकार के सेल है, एक प्राथमिक सेल, एक द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल को एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। और द्वितीयक सेल को अगर हम लोग द्वितीयक बैटरी को अगर एक बार प्रयोग कर ले तो उसे दोबारा फिर हम लोग चार्ज कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या पूछा है? इन्होंने पूछा है सेल तथा बैटरी में मुख्य अंतर क्या होता है। सेल तथा बैटरी में क्या अंतर होता है? तो सेल को हम लोग एक बार प्रतीक में भी ध्यान रखना, प्रतीक जैसे अगर ये प्रतीक आ जाए तो ये सेल के लिए है, बनाने में हम लोग बना देते हैं, और अगर ये आ जाए सेलों का संयोजन तो इसे बैटरी कहते हैं। दोनों में अंतर क्या है? जिसमें एक धनावेश एक ऋणावेश हो उसे सेल कहते हैं, और सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। ठीक है। प्राथमिक सेल को हम लोग एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, बट द्वितीयक बैटरी को कई बार चार्ज करके प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि समांतर क्रम श्रेणी क्रम। ठीक है, तो देखो सिंपल है, बस फार्मूला तो इसको लिखना था कि समांतर क्रम श्रेणी क्रम में, बस इस प्रकार से लिखोगे आप लोग। फिर क्वेश्चन नंबर हमारे पास इन्होंने पूछा है क्वेश्चन नंबर 7 में एक अभिसारी तथा एक अपसारी लेंस में फोकस दूरी क्रमशः f1 f2 है। यदि दोनों लेंसों को संपर्क में रख दिया जाता है तो संयोजन की निम्नलिखित दशाओं में से प्रयुक्त लेंस की प्रकृति लिखकर आरेख खींचिए। तो उत्तर 7 करोगे आप लोग। क्या करोगे? उत्तर 7। तो उत्तर 7 समझना। 7 में इन्होंने क्या पूछा है कि एक अभिसारी लेंस और एक अपसारी लेंस। देखो अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस किसे कहते हैं? एक लेंस जो प्रकाश किरणों को एकत्रित करे उसे अभिसारी कहेंगे, एक लेंस जो प्रकाश किरणों को अपसारित करे फैला दे उसे अपसारी लेंस कहेंगे। देखो इन्होंने पूछा है कि संयुक्त लेंस के किरण आरेख खींचकर बनाइए। ठीक, तो सबसे पहले कंडीशन में है हमारे पास F1, पहला कंडीशन F1 इज ग्रेटर देन F2। जो फोकस दूरी F1 की फोकस दूरी है, F1 की जो फोकस दूरी है वो F2 से अधिक है, यही तो है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक लेंस अभिसारी है एक लेंस अपसारी है। मतलब हम लोग कहेंगे कि एक जो है हमारे पास उत्तल लेंस है और एक लेंस जो है वो अवतल है। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? बॉय लेंस जो किनारों पतला बीच में मोटा, उत्तल लेंस कहेंगे हम लोग। ठीक है, समझना। एक लेंस उत्तल है, एक लेंस अवतल है।
एक अपसारी है, एक अपसारी है। ये प्रकाशिक किरण पर अविलंब, ये प्रकाशिक किरण पर अविलंब। ये डाला हमने मुख्य अक्ष, दोनों किरणों के लिए मुख्य अक्ष। अब यहाँ पर जब इन्होंने यही साफ साफ कहा है कि एक बार जो है F1 ग्रेटर देन F2 है, मतलब फोकस दूरी इसकी अधिक है F1 की, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे मान लो कि हमेशा वस्तु से दो किरणें जाती हैं, एक किरणें मुख्य अक्ष से होकर जाती है, वो फिर सीधी निकल जाती है। ये किरण चाहे कोई भी लेंस हो सीधी निकल जाएगी। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर आएगी, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर आती है वो फिर फोकस से होकर जाती है। किससे होकर जाती है? फोकस से होकर जाएगी। तो ये किरण अगर हम लोग ले जाए तो इस प्रकार से फोकस से ले जाएंगे, बट इस किरण को अगर आगे बढ़ा के ले जाए अवतल लेंस में, तो अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैला देता है। तो इससे जो प्रकाश किरणें हैं ये अपसारित हो जाएंगी। कैसे अपसारित होंगी समझना। कैसे अपसारित होंगे इसे समझना। थोड़ा इसको बाद में आते हैं। इसको टारगेट करते हुए इस प्रकार से ये फोकस पर, और इसे यूं अपसारित कर देंगे। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, ये कंडीशन है F1 इज ग्रेटर देन F2 पे। सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन जो है, सेकेंड कंडीशन है F1 इज लेस देन F2। अब की बार F2 की फोकस दूरी अधिक है F1 से। फिर से वही करेंगे हम लोग, फिर से वही करेंगे। एक उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस, ये इस प्रकाशिक केंद्र पर अविलंब, और ये अवतल लेंस, ये प्रकाशिक केंद्र पर अविलंब, ये मुख्य अक्ष। ये किरणें आ रही है, यूं आई है और यूं चली जाएगी जब F2 अधिक हो। ठीक, जब F2 अधिक हो तो किरणें यूं जाएगी। ठीक है। और एक कंडीशन हमारे पास और क्या है, एक कंडीशन है कि दोनों बराबर हो। जब दोनों बराबर हो, मतलब थर्ड कंडीशन F1 जो है वो F2 के बराबर हो। सेम दो लेंस बनाएंगे, एक उत्तल लेंस बना लेंगे, एक अवतल लेंस बना लेंगे। प्रकाशिक केंद्र पर अविलंब, ये इस पर अविलंब प्रकाशिक केंद्र पर, ये मुख्य अक्ष। एक किरणें सीधी निकल जाएगी। ठीक है। अब दोनों की फोकस दूरी बराबर है तो वस्तु से जो किरणें जाएगी वो सीधी निकल जाएगी यूं धाए से। ठीक, टॉपिक समझ में आया? अगर F1 अधिक है, F1 अधिक है तो F1 ये अधिक है तो किरणें यूं अपसारित हो जाएगी। अगर F2 अधिक है तो यूं किरणें मुड़ जाएगी। बराबर है तो यूं किरणें सीधी निकल जाएगी। फटाक से शॉर्ट कर लो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग करेंगे जो 7 है, 7 का हम लोग करेंगे अथवा। 7 के अथवा में देखो हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन में है खगोलीय दूरदर्शी तथा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की तुलना निम्नलिखित आधार पर कीजिए। मतलब खगोलीय दूरदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दोनों की तुलना करेंगे, लेकिन किसके आधार पर करेंगे? नंबर 1 अवयव के आधार पर करेंगे, नंबर 2 आवर्धन के आधार पर करेंगे। इसके बाद ये भी इन्होंने कहा है कि कारण सहित स्पष्ट कीजिए क्या उपर्युक्त में किसी एक युक्ति को दूसरी युक्ति की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है। सबसे पहले तो हम लोग तुलना कर रहे हैं। तुलना, एक तरफ आप लोग खगोलीय दूरदर्शी हेडिंग डाल लोगे, एक तरफ आप लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हेडिंग डाल लोगे, और एक तरफ कॉलम बनाओगे जिसमें सबसे नंबर 2 कंडीशन दिए अवयव और आवर्धन। सबसे पहले अवयव के आधार पर बताते हैं। देखो अवयव के आधार पर खगोलीय दूरदर्शी को बताते हैं। जो खगोलीय दूरदर्शी है यानी अभिदृश्यक जो है ये अधिक फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का उत्तल लेंस होता है। खगोलीय दूरदर्शी में जो अभिदृश्यक लेंस होता है ये बड़े द्वारक का होता है और उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस दोनों में होते हैं। और इसके बाद खगोलीय दूरदर्शी में ही जो नेत्रिका है ये कम फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का उत्तल लेंस होता है। जो
सिंपल, जब चित्र चित्र के बारे में हमने स्टडी करवाया था आपको, तब भी बता दिया था हमने। खगोलीय दूरदर्शी में जो अभिदर्शक लेंस होता है वो बड़े दोहरक का उत्तल लेंस लगा होता है, और जो नेत्रिका लेंस है ये छोटे दोहरक का उत्तल लेंस होता है। और जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है उसमें अभियप में लिखोगे अभिदर्शक जो है कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है, और जो नेत्रिका है वो अधिक फोकस दूरी का बड़े दोहरक का उत्तल लेंस होता है। बस। इसके बाद आवर्धन। आवर्धन जो खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता है ये m बराबर माइनस एफ ओ बटे एफ ही लिखोगे आप लोग। और जब प्रतिबिंब अनंत अनंत हाँ अनंत पर बने, हाँ जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तब आवर्धन क्षमता होती है m बराबर माइनस एफ ओ बटे एफ ही। और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तब हम लोग मतलब आवर्धन का फार्मूला होता है m बराबर माइनस एफ ओ मतलब माइनस वी ओ बटे यू ओ, और ब्रैकेट में 1 प्लस डी बटे एफ ई। 1 प्लस डी बटे एफ ई नहीं है, डी बटे एफ ई। 1 तब करेंगे जब न्यूनतम दूरी पर बने। फिर से एक बार आवर्धन क्षमता खगोलीय दूरदर्शी की लिखोगे आप लोग जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। जब प्रतिबिंब अनंत पर बने मतलब हम लोग कहेंगे माइनस एफ ओ बटे एफ ई। और आवर्धन क्षमता ये तो हो गए खगोलीय दूरदर्शी की। अगर आप लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लिखोगे तो आप लोग क्या लिखोगे, आवर्धन क्षमता यम बराबर माइनस वी ओ बटे यू ओ ब्रैकेट में डी बटे एफ ई। ये भी अंतिम प्रतिबिंब जब अनंत पर बने। ठीक है। इसके बाद जब इन्होंने ये कहा था कि हमारे पास कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि क्या एक युक्ति को दूसरे युक्ति की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है। सबसे पहले सुनना, जो खगोलीय दूरदर्शी द्वारा बहुत अधिक दूर स्थित वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है, जबकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बहुत अधिक निकट की वस्तु को आवर्धित करके देखा जाता है, अतः इन्हें एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। मतलब खगोलीय दूरदर्शी का काम हम लोग किस में करते हैं, दूर की वस्तु जैसे चंद्रमा, तारे, ग्रह, नक्षत्र, इसको मतलब आदि को, मतलब दूर की वस्तु, चंद्रमा, ग्रह, इन्हें देखने के लिए, दूर की वस्तु मतलब खगोलीय पिंडों को देखने के लिए, चंद्रमा, तारे, ग्रह, इन्हें देखने के लिए हम लोग दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। जबकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग हम लोग करते हैं किसमें, पास की मतलब जो अत्यंत सूक्ष्म वस्तु, अत्यंत छोटी वस्तु है वो, उन्हें बड़ा करके देखने के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। अतः एक दूसरे के लिए इसे प्रयुक्त नहीं कर सकते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन द्रव्यमान संख्या के साथ परिवर्तन को दर्शाइए। इसके आधार पर निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। नंबर 1 नाभिकीय विखंडन, नंबर 2 नाभिकीय संलयन, नंबर 3 नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय विखंडन तो आप लोग पढ़ चुके हो ना। नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं, जिसे कोई भारी नाभिक हो और उस पर हम लोग क्या करते हैं, उस पर बमबारी करके उसको छोटे छोटे हल्के नाभिकों में तोड़ते हैं। ठीक है। और उसे कहते हैं हम लोग नाभिकीय विखंडन। और नाभिकीय संलयन में क्या करते हैं कि हल्के हल्के छोटे छोटे नाभिक होते हैं, उन्हें जोड़कर संलयित करते हैं, भारी नाभिक बनाते हैं, इसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है। और नाभिक में न्यूक्लियनों को बांधने के लिए, नाभिक के अंदर न्यूक्लियनों को बांध रखने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसकी बंधन ऊर्जा कहलाती है, उसकी नाभिकीय ऊर्जा है। नाभिक द्वारा लगाए गए ऊर्जा उसकी नाभिकीय ऊर्जा। नाभिक के अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन हो, नाभिक के अंदर प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, जिसे न्यूक्लियॉन कहेंगे। उन्हें बांधने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे बंधन ऊर्जा कहते हैं। नाभिक द्वारा लगाई गई ऊर्जा उसे नाभिकीय ऊर्जा भी कहेंगे। ठीक है। अब इन्होंने ये कहा है कि इनके बीच एक ग्राफ है, उस ग्राफ को दर्शाइए। सबसे पहली बात तो ग्राफ को आप लोग देखो, ग्राफ के बारे में बता देते हैं। जब ग्राफ आप लोग देख पा रहे हो कि ग्राफ में अगर हम लोग द्रव्यमान संख्या 30 तक जाते हैं, यानी 30 से कम तक जाते हैं, कम तक 30 से कम वाले में क्या होता है कि जो द्रव्यमान नाभिक की जो बंधन ऊर्जा है वो धीरे धीरे घटने लगती है। अगर द्रव्यमान संख्या 30 से कम है, द्रव्यमान संख्या 30 से कम है तो उसकी जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है वो घटने लगती है। ठीक है, बंधन ऊर्जा घटने लगती है। और इसके बाद अगर 30 से और 170 के बीच है तो एक सपाट शिखर प्राप्त होता है। 30 से 170 के बीच अगर ग्राफ देखें तो एक सपाट ग्राफ प्राप्त होता है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में आगे उन्होंने पूछा है
आठवें का अथवा, आठवें का अथवा में है एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा स्तर की -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। निम्नलिखित की गणना कीजिए। नंबर एक, बंधन ऊर्जा, आयनन विभव, ऊर्जा स्तरों की संख्या, कोणीय संवेग और गतिज ऊर्जा। मतलब 5 नंबर है, 5 चीज आप लोग ज्ञात करोगे तब आपको मिलेंगे 5 नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे उत्तर 8 और उसका अथवा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे उत्तर 8 और अथवा। एग्जाम में अगर आप लोग अथवा करोगे तो अथवा को भी लिखोगे कि हम अथवा कर रहे हैं। ठीक है, अथवा में क्या है, सबसे पहले हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा स्तर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, और निम्नलिखित गणना कीजिए। नंबर एक, बंधन ऊर्जा। तो देखो बंधन ऊर्जा हम लोग सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, मतलब हम लोग कहेंगे इसको ई कहेंगे या ईएन कहेंगे। तो हम ई बराबर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, सबसे नंबर एक, इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा। तो हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा जो है ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा स्तर। तो देखो हाइड्रोजन परमाणु की जो ऊर्जा स्तर होती है, यही ऊर्जा स्तर बंधन ऊर्जा में बस माइनस कर देते हैं। मतलब ये जो ऊर्जा स्तर होती है हाइड्रोजन की या आयनन की, तो उसे ही केवल हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे तो ये उसकी ऊर्जा हो जाएगी +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि आंसर है। दूसरा कंडीशन, दूसरे कंडीशन में इन्होंने पूछा है आयनन विभव। ठीक है, क्या पूछा है, आयनन विभव। तो हम लोग कहेंगे कि सेकेंड कंडीशन में है आयनन विभव। देखो आयनन विभव जो है ये इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा के बराबर होता है, या आप लोग कहोगे कि जो ऊर्जा अगर माइनस में है तो आयनन विभव प्लस में कर दोगे, अगर ऊर्जा प्लस में है तो आयनन विभव माइनस में कर दोगे। ठीक, बस बात यही है। तो हम लोग कहेंगे आयनन विभव जो है ये भी हमारे पास 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही लिखोगे। इसके बाद थर्ड कंडीशन है ऊर्जा स्तरों की संख्या, ऊर्जा स्तरों की संख्या। तो थर्ड कंडीशन हम लोग कहेंगे, थर्ड कंडीशन ऊर्जा स्तरों की संख्या। संख्या को सामान्यतः हम लोग किससे लिखेंगे, n से लिखेंगे। ठीक है, तो ऊर्जा स्तरों की संख्या n से, तो n बराबर जो है हम लोग ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहली बात तो है समझना, एक फार्मूला है ऊर्जा स्तरों की संख्या यानी ऊर्जा स्तर En बराबर माइनस, अब देखो अगर ऊर्जा दो जो दे दी जाए बस उसी को ही लिखते हैं, तो हम लोग कहेंगे -13.6 बटे n²। ये फार्मूला है, ये क्या है, फार्मूला है। n का मान एग्जैक्ट हमारे पास नहीं है, बट En का मान हमारे पास है 3.4। तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बटे n²। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है। अब हम लोग क्या करेंगे, अदला बदली शुरू हो गई, यहाँ से इसे अदला बदली कर लो। तो हम लोग कहेंगे n² बराबर 13.6 बटे 3.4, दशमलव से दशमलव कैंसिल, 136 बटे 34। आधा करो, आधा करो, ये आधा 17 और 6 और ये 8, 17 चौको 68। तो n² बराबर 4, अर्थात n² बराबर ये 2 का स्क्वायर, घातों की तुलना, तो n बराबर 2। तो ऊर्जा स्तरों की संख्या क्या होगी, ऊर्जा स्तरों की संख्या हो जाएगी 2। क्लियर, 5 क्वेश्चन है इसमें, मतलब 5 पॉइंट्स हैं। कोणीय संवेग ज्ञात करेंगे। अब देखो कोणीय संवेग, चौथा नंबर हम लोग कहेंगे कोणीय संवेग। कोणीय संवेग, इन्होंने कहा कोणीय संवेग, कोणीय संवेग। अब ध्यान रखना कि कोणीय संवेग का फार्मूला
P बराबर हम लोग जानते हैं एन एच बटे 2 पाई, मतलब बोहर के परमाणु के मॉडल के मुताबिक H बटे 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है कोणीय संवेग। तो हम लोग कहेंगे कि P बराबर एन का मान हमारे पास 2 है, H क्या है प्लांक नियतांक 6.6 इंटू 10 की घात -34 बटे 2 इंटू पाई का मान 3.14। ठीक, 2 से 2 कैंसिल और दशमलव यहाँ पर जीरो कर लो, दशमलव दशमलव कैंसिल 6 7 होता है 7। तो ये हो गया P बराबर 667 इंटू 10 की घात -34 बटे 314। इससे इसमें भाग कर दो, 314 दूनी 628, लगभग 2 के आसपास पहुंचेगा। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे 314 और 314 भाग कर देंगे हम लोग 667 में, 314 दूनी 628, 17 से 9 और ये 5 से 3 दशमलव लगा के 0 बढ़ा लो एक बार 314। ठीक, तो हम लोग कहेंगे 2.1 इंटू 10 की घात -34। ठीक, अब संवेग तो हम लोग कहेंगे किलोग्राम मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। एक पॉइंट और बाकी है अभी, हाँ एक पॉइंट और बाकी है, ये पांचों पॉइंट हल करोगे तब मिलेंगे आपको 5 नंबर। एक पॉइंट बाकी है गतिज ऊर्जा। ठीक, क्या है गतिज ऊर्जा, बहुत सिंपल है एकदम। 5वां नंबर, 5वें नंबर में है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जो है, ये जो ऊर्जा हमारे पास दी गई है, बस यही ऊर्जा माइनस की जगह प्लस करो, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गई गतिज ऊर्जा। क्लियर। तो 9 में के अब हम लोग करेंगे कौन सा, 9 में हमारे पास है कि किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स किन कारकों पर निर्भर करता है और प्रेरित विद्युत वाहक बल को निम्नलिखित के आधार पर स्पष्ट कीजिए। नंबर 1 कारण, नंबर 2 परिमाण और नंबर 3 दिशा। तो इसके आधार पर हम लोग स्पष्ट करेंगे किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। अच्छा, चुंबकीय फ्लक्स, जब तक ध्यान रखना कि फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तब तक विद्युत धारा हो या विद्युत वाहक बल हो उत्पन्न कर नहीं सकते। फ्लक्स परिवर्तन से ही हम लोग विद्युत धारा यानी प्रेरित विद्युत धारा, तो प्रेरित विद्युत धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल तब उत्पन्न कर सकते हैं जब फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं। तो इनके अनुसार इन्होंने जो क्वेश्चन कहा बस उसके अनुसार हम लोग चेक करते हैं किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स किन कारकों पर निर्भर करता है और स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी कुंडली के तल, वैद्युत क्षेत्र में अगर रखते हैं किसी कुंडली के तल जो है लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, मतलब फ्लक्स किसे कहते हैं, कोई भी एक बंद पृष्ठ हो, उस बंद पृष्ठ से जितनी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी, जितनी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी उसे चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, जो कि फाई से हम लोग फाई बी से इसको दर्शाते हैं और फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा फार्मूला होता है। क्लियर। अर्थात हम लोग कहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बी पर निर्भर है, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र तो बी है ही, फिर से एक बार, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर है, चुंबकीय फ्लक्स उसके क्षेत्रफल पर भी निर्भर है। ठीक है, और चुंबकीय फ्लक्स जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षेत्र सदिश की दिशा के बीच के कोण पर निर्भर करता है। इसके बाद इन्होंने कहा है कारण, परिमाण और दिशा, मतलब इसके बाद प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है इसका कारण क्या है, जब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ये कारण है। इसके बाद इसका परिमाण जो है विद्युत वाहक बल जो है वो ई से दर्शाते हैं, ई बराबर माइनस डेल्टा फाई बटे डी टी या डी फाई बटे डी टी या डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी, डी टी नहीं डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। और दिशा, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार से होती है कि उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, जो कि फैराडे के नियम में हम लोग जो द्वितीय नियम है और प्रथम नियम है दोनों में हम लोग पढ़ चुके थे फैराडे के। ठीक है, बस वही कंडीशन है, बाकी सब कुछ जानते हो आप लोग, लेकिन उस चीज को पकड़ो। तो फैराडे के दोनों नियम पढ़ चुके हो, प्रथम नियम द्वितीय नियम, उसी में ही तो है, उसी में ही तो हमने अध्ययन करवाया था आप लोगों को।
ठीक है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होता है। ठीक है। और इसके बाद हम लोग कहेंगे कि अथवा में ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर, सबसे पहली बात तो है ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसमें हम लोग विद्युत धारा को विद्युत धारा में परिवर्तन कर सकते हैं, विद्युत विभव में उसके वोल्टेज में परिवर्तन कर सकते हैं, वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं, वोल्टेज को कम कर सकते हैं। इसके बाद ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती है, दो कुंडली होती है, प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली। अगर प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है, मतलब हम लोग कहेंगे ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। अगर प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम है तो हम लोग कहेंगे अपचाई ट्रांसफार्मर है। मतलब ऊंचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को कम कर सकते हैं, अर्थात धारा में परिवर्तन, वोल्टेज में परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसा तब होता है जब फ्लक्स में परिवर्तन हो, और फ्लक्स में परिवर्तन हो दोनों कुंडली को टच नहीं कराते हैं। मतलब ये किस सिद्धांत पर आधारित है? ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है। इसके बाद है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित शर्तों का उल्लेख कीजिए। चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण, चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण, क्षरण का मतलब होता है नष्ट होना। भाई चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे तो फिर वोल्टेज में भी परिवर्तन कर सकते हैं। चुंबकीय फ्लक्स के मान में कमी करेंगे, भाई चुंबकीय फ्लक्स को कम करोगे, चुंबकीय फ्लक्स को कम करोगे तो विद्युत वाहक बल भी कम होगा, वोल्टेज भी कम कर दोगे, धारा भी कम हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद है कि प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध। अब एक चीज ध्यान रखना, प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध जो है, अगर प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध भाई कम रखना, नहीं तो फिर धारा ठीक से उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध कम करेंगे। प्राथमिक कुंडली के प्रतिरोध को कम कर देंगे तो धारा सही से उत्पन्न कर सकते हैं, धारा सही से प्राप्त कर सकते हैं, वोल्टेज को सही से निर्गत करा सकते हैं। अगर प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध हम लोग अधिक कर देंगे तो सिंपल था, कोई जरूरी नहीं कि अधिक करो कम करो, मतलब कहने का अर्थ है तो ट्रांसफार्मर के ऊपर डिपेंड है, ऊंचाई अपचाई इसके लिए डिपेंड है हमारे पास। प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध अगर कम करेंगे, ठीक है, तो उसमें से जो इनपुट है, जो इनपुट धारा है उसके मान में प्रतिरोध कम करोगे, धारा के मान में वृद्धि होगी, प्रतिरोध को बढ़ाओगे धारा के मान में कमी आएगी प्राथमिक कुंडली में इनपुट कराने में। ठीक है। हाँ, इसके बाद द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध, सेम वही कंडीशन, द्वितीय कुंडली के प्रतिरोध को कम कर देंगे, कम कर देंगे तो धारा को 6 से आउटपुट करा सकते हैं, अधिक कर देंगे तो कम करा सकते हैं। मतलब प्रतिरोध का काम ही होता है धारा को कम करना, धारा को बढ़ाना। मतलब प्रतिरोध का काम होता है धारा को रोकना, धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना। कुल मिलाकर प्रतिरोध का ये काम होता है। इसके बाद है शक्ति क्षय। शक्ति क्षय मतलब शक्ति में हानि। ठीक है। ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है ना, शक्ति, उसमें हानि। यही आखिरी क्वेश्चन है क्या? हाँ, यही आखिरी क्वेश्चन है। चलो फिर हम लोग सेट 6 को तो है यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप सेट 6 के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो बताना जरूर आप लोग, ठीक है। और इसके बाद सेट 7 पढ़ने के बाद आप लोग ये बताना कि आप लोगों को किस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या प्रोवाइड अभी करा दिया जाए या कुछ समय बाद प्रोवाइड करा दिया जाए। आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि किस प्रकार से आप लोगों तक और भी फिजिक्स को मजबूत बनाने के लिए क्या कर दे आप लोगों के लिए, जिससे कि आपकी फिजिक्स और भी मजबूत हो जाए। ठीक है। तो मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आराम से हमेशा पढ़ते जरूर रहिए। ठीक है। टेक ए स्क्रीन शॉट।